तो सॉलिबिलिटी वाला टॉपिक अपना हो गया। सॉलिडिटी अपने देख ली, दो गैस इन लिक्विड की एंड गैस सॉलिड इन लिक्विड की। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं सॉलिडिटी और में नेक्स्ट टॉपिक अपना वेपर प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे, है ना। और देखते हैं वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करें। उससे पहले अपन को दो टर्म समझनी है ना, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन कंडेंसेशन, ठीक है। जब भी किसी वोलेटाइल लिक्विड को, ठीक है, जब भी किसी वोलेटाइल लिक्विड, अब वोलेटाइल का मीनिंग क्या है, वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, जब भी किसी वोलेटाइल लिक्विड को, वोलेटाइल मतलब जो उड़ने में कैपेबल हो, जो लिक्विड उड़ सकते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। जब भी किसी वोलेटाइल लिक्विड को आप रखोगे ओपन वेसल में, जब किसी वोलेटाइल लिक्विड को ओपन वेसल में हम रखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर को अपन ने ओपन वेसल में रखा, ठीक है, ये वाटर, ठीक है, इसको अगर अपन ओपन वेसल में रखेंगे तो इसकी जो सरफेस की जो मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस की जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। सराउंडिंग की एनर्जी को क्या कर लेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे। सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और जब सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वो यहाँ से क्या कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, और यहाँ से एस्केप करेंगे, सरफेस को छोड़ के वो ऊपर एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। अब जो एटमॉस्फेयर में जो यहाँ पे आ गए हैं, ये ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इवेपोरेशन। आ रही है बात समझ में? क्या, जब किसी वोलेटाइल लिक्विड को ओपन कंटेनर में रखा तो जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल है, वोलेटाइल लिक्विड की जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल है, वो सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। ऐसा करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और सरफेस को लीव करते हुए, सरफेस को छोड़ते हुए वो एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इवेपोरेशन। आगे समझ में? अब अगर हमारा कंटेनर जो है वो अगर क्लोज कंटेनर, अगर कंटेनर कैसा ले लें अपन, क्लोज कंटेनर, ठीक है, तो क्लोज कंटेनर अगर अपन ले लें तो जो ये वेपर्स बनी है, ये जो इस लिक्विड की जो वेपर बनी है, वो वेपर इस क्लोज कंटेनर के कांटेक्ट में आने से, ये सरफेस के कांटेक्ट में आने से फिर धीरे धीरे क्या होती है, वापस से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो वेपर्स बनी फिर से कंडेंस होने लग जाएगी, यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है, जब एक वोलेटाइल लिक्विड है ना, जैसे लिक्विड लिए वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में, वोलेटाइल लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। आ रही बात समझ में? तो ये प्रोसेस तो हो गया इवेपोरेशन, ठीक है, और ये हो जाएगा रिवर्स प्रोसेस का कंडेंसेशन, ठीक है। तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और फिर साथ के साथ ही वेपर, अगर कंटेनर क्लोज है ना, क्लोज कंटेनर, तो वेपर वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, तो इसको बोलेंगे अपन कंडेंसेशन। ये इवेपोरेशन, ये कंडेंसेशन। और वही बात इन द बिगिनिंग, प्रोसेस के स्टार्टिंग में कौन सी रेट ज्यादा होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, क्या होगी, ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन मैक्सिमम होगी स्टार्टिंग में। और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन मिनिमम होगी या जीरो होगी, राइट, ठीक है। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे क्या, रेट ऑफ इवेपोरेशन धीरे धीरे डिक्रीज होगी, कंडेंसेशन इंक्रीज होगी, और एक टाइम पे दोनों रेट्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जब दोनों रेट्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, तो उस स्टेट को फिर अपन क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ किसके, कंडेंसेशन की। जब ये हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अपन कौन सी स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट। और एट इक्विलिब्रियम अब कोई फर्दर कोई नया एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वेपर का, वो यहाँ पे डेवलप नहीं होगा, मतलब फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर्म नहीं होगा। क्योंकि वही बात है, एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे फॉर्म होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितनी वेपर यहाँ से यहाँ आएगी, सेम अमाउंट ऑफ वेपर इन सेम टाइम वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। तो जितना भी यहाँ पे अमाउंट बन चुका होगा वेपर का, अब वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। एट इक्विलिब्रियम जो भी वेपर का अमाउंट यहाँ पे है वो कांस्टेंट है, और जो वेपर अब यहाँ जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है कंटेनर की वॉल्स पे, लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसी को फिर हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। आ रही है बात समझ में?
तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन अगर अपन बनाए तो कैसे बनेगी? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस, या सिंपली बोल दो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट इक्विलिब्रियम स्टेट। आ रही बात समझ में? इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं एक, किस तरीके का देखो। पहले इतनी बात समझ में आ गई। यहां तक अपन ने क्या समझा कि लिक्विड वेपर दोनों इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, इवेपोरेशन कंडेंसेशन साथ साथ चलता रहेगा, दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक ने एक टाइम दोनों में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। स्टार्टिंग में अगर बात करें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन मैक्सिमम होगी, कंडेंसेशन मिनिमम होगी, धीरे धीरे विद द टाइम धीरे धीरे या रेट डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, और एक टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। और इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही, इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो वेपर का अमाउंट है वो अब कांस्टेंट हो जाएगा, और अब ये जो वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसी को फिर हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट से इसको और थोड़ा ढंग से डिफाइन करते हैं। आओ देखो, अभी सारा प्रोसेस चल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रहा है। ठीक है, ये लो, एक अपन ने कंटेनर लिया जिसकी वॉल्स अपन देखो, कंटेनर है जिसकी वॉल्स अपने रख लिए थर्मोस्टेट, क्या रख लिए है ना, ये 3 वॉल्स इसकी अपन ने थर्मोस्टेट कर दिए, और जो अपर सरफेस है वहां थर्मोस्टेट नहीं लगाया। ठीक है, यहां साइड में यू शेप की एक ट्यूब लगाई है, इसको मैनोमीटर बोलते हैं। इसके अंदर मरकरी क्या बना रहेगा? मरकरी। ये इसके अंदर इस तरह से मरकरी। HG, इसको बोलते हैं मैनोमीटर, मैनोमीटर। ठीक है, ये अपन ने थर्मोस्टेट ले लिए, वॉल्स इसकी कैसी ले लिए? थर्मोस्टेट, यानी कि थर्मोस्टेट का मीनिंग कि थर्म मतलब क्या है? टेम्परेचर। थर्म का मीन्स टेम्परेचर, और स्टेट मतलब कांस्टेंट से, स्टैटिक कांस्टेंट, यानी कि ऐसी वॉल्स है जिसका कि टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने किसी प्योर लिक्विड को ले लिया, सपोज कि वाटर हमने ले लिया, ये प्योर सॉल्वेंट, क्या ले लिया हमने? प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट हमने ले लिया। ठीक है, अब यहां मान लीजिए थर्मोस्टेट का टेम्परेचर अपन ने 50 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है। ठीक है, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का इवेपोरेशन होगा, है ना, इवेपोरेशन तो होगा, हर टेम्परेचर पे होता है इवेपोरेशन तो। ठीक है, तो इवेपोरेशन होगा। तो अब यहां जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होंगे। ठीक है, और ये यहां पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और फिर ये वेपर्स यहां साइड में इस यू शेप की जो ट्यूब है उसमें एंटर करेगी। अब वहां एंटर करेगी तो मरकरी का लेवल यहां से क्या होगा? डाउन जाएगा, यहां से नीचे हो जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक है, ये यहां से नीचे होता जाएगा, ये उतना ही यहां से क्या हो जाएगा? अप कर जाएगा। ठीक है, और वेपर बनेगी, और वेपर्स बनती रहेगी, प्रोसेस चल रहा है, और वेपर्स आएंगी, मरकरी का लेवल और नीचे हो जाएगा, और यहां से ऊपर हो जाएगा। इस तरह से प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अब लेकिन साथ में इवेपोरेशन के साथ साथ में अब यहाँ कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो गया, है ना। अब जो वेपर्स इस कंटेनर की अपर सरफेस के कांटेक्ट में आएगी वो फिर क्या होने लगी? वो कंडेंस होने लगेगी। अब वो कंडेंस हो रही है तो साथ के साथ ही कौन सा प्रोसेस? कंडेंसेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा तो जो वेपर यहाँ बनेगी वो वापस से किस में कन्वर्ट हो रही है? वाटर में कन्वर्ट हो रही है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रही है, और वो वापस से अंदर आ रही है। तो प्रोसेस एक न एक टाइम पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो जितना भी यहाँ से वेपर बनेगी उतना ही सेम अमाउंट किसका? वेपर का वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कंडेंसेशन हो जाएगा, और अब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। और जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तब यहाँ जो वेपर का अमाउंट है, इस पार्ट में जो वेपर का अमाउंट है वो क्या? वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए फिर अब यहाँ मरकरी के जो लेवल्स हैं, जो मरकरी के लेवल जो बने वो भी क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम। मरकरी के जो यहाँ पे लेवल जो डिफरेंसेस हैं
वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जिसको अपन डिफरेंस को h से अपन ने डिनोट कर दिया। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ वेपर का अमाउंट जो भी है वो फिक्स हो गया है, कांस्टेंट है। ये वेपर जो यहाँ प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, इस प्रेशर को ये अपन क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये लिक्विड की सरफेस पे भी एग्जर्ट कर रही है, कंटेनर की वॉल पे भी कर रही है, ठीक है। बट अभी हमारा जो मेन एम है वो कहां से, लिक्विड की सरफेस से मेन मतलब रहेगा हमारा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वो वेपर प्रेशर है। आगे समझ में। तो डेफिनेशन क्या बनेगी यहां से, यहां से अगर वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगी, प्रेशर, द प्रेशर exerted by the vapor, pressure exerted by the vapor, pressure exerted by the vapor at equilibrium, at constant temperature, इसको क्या बोलेंगे अपन, वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वैसे कांस्टेंट टेम्परेचर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम आपने बोल दिया है तो इक्विलिब्रियम तभी अटेंड होगा जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप तो इतना ध्यान रखो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वेपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। आ गया समझ में। एक चीज ध्यान रखें यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इक्विलिब्रियम पे ही मेजर किया जाता है, वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही मेजर किया जाएगा। इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है कि रेट ऑफ, जब भी वेपर प्रेशर मेजर करेंगे तो रेट ऑफ क्या, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। आ गया ये, तो ये तो हो गई वेपर प्रेशर की अपनी डेफिनेशन। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये अब आएगा नेक्स्ट की वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, प्रेशर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे अब चीजें इसी से रिलेट करेंगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, तो कितने फैक्टर है, तो 4 फैक्टर है, ठीक है। 4 फैक्टर है, क्या क्या है, 4 फैक्टर्स क्या क्या है, देखते हैं। नेचर, एक आएगा नेचर, फिर से आएगा नेचर, नेचर टेम्परेचर, ठीक है। 3 तो ये होएगा, नेचर टेम्परेचर, और एक बनेगा यहाँ पे सरफेस एरिया, ठीक है। ऐसे करके 4 फैक्टर चलेंगे। अब आपसे फिर वही बात कि नेचर दो नेचर है, तो 2 नेचर किसकी, एक नेचर सॉल्यूट की, एक नेचर सॉल्वेंट की, ठीक है। एक नेचर खुद लिक्विड की होगी, एक उसमें जो सॉल्यूट अपन ऐड कर रहे हैं उसकी नेचर। एक टेम्परेचर का फैक्टर है, एक अपन को सरफेस एरिया का भी एक्स्ट्रा में देखना है, ठीक है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अपन लेते हैं इसमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड या सॉल्वेंट भी आप बोल सकते हो, है ना। नेचर लिक्विड और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हर सॉल्वेंट का, हर लिक्विड का वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा, ये तो अपन को पता ही है। हर लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम तो नहीं हो सकता। अभी किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वेपर प्रेशर सेम होगा कि डिफरेंट होगा, और फिर कर रहा है कि लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं, ठीक है। अगर किसी लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे तो उसके उड़ने की कैपेबिलिटी, उसके उड़ने की टेंडेंसी, इवेपोरेट होने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। उड़ेगा कम तो उसका इक्विलिब्रियम बहुत देर में जाके, मतलब उसका इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड हो जाएगा, वेपराइजेशन कंडेंसेशन दोनों जल्दी इक्वल हो जाएगी। या आप सिंपली यूं कह दो कि अगर वो उड़ेगा कम तो वेपर भी क्या बनेगी, वेपर भी कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या रिलेशन बनता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, इंटरमोलिकुलर
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस। जिस लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे उनकी उड़ने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। उड़ने की टेंडेंसी कम तो वेपर भी क्या बनेगी, कम। तो वेपर कम तो वेपर प्रेशर भी कम। इसलिए रिलेशन कैसा आएगा, इनवर्सली कम। आ गया समझ में? तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके इंटरेक्शंस के इनवर्सली होता है। इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग तो उड़ने की टेंडेंसी कम, उड़ेगा कम तो वेपर भी कम। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल लो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल एंड ईथर। एग्जाम्पल है एल्कोहल एंड ईथर का। अब तो एल्कोहल ईथर की बात करें तो एल्कोहल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली ROH से, ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं ROR से, ठीक है। अब दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो बताया गया कि ईथर्स का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों होगा ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा, क्योंकि एल्कोहल में क्या चल रही है, एल्कोहल में चल रही है H बॉन्डिंग। एल्कोहल में, एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन कौन सा है, H बॉन्डिंग चल रही है। और ईथर्स में चल रहा है क्या, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल वो भी कैसा है, वीक है, वो भी बहुत ही वीक नेचर का है, ठीक है। बहुत ही वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, डीपीडीपी इंटरेक्शन। इसमें चल रही है H बॉन्डिंग जो कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग उससे स्ट्रॉन्गर भी है, ठीक है। और ये डीपीडीपी है, तो अब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के, इसलिए इसके उड़ने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। ईथर्स में इंटरेक्शन वीक है, उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उड़ेंगे ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा, ठीक है। ये था। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, पेट्रोल का ले सकते हो। पेट्रोल एंड वाटर का भी आप कंपेयर कर सकते हो। पेट्रोल एंड वाटर, पेट्रोल एंड वाटर, ठीक है। अब पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल क्या है, एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है ना, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। और हाइड्रोकार्बन्स में कौन से इंटरेक्शन एग्जिस्ट करते हैं, पेट्रोल एक्चुअल में है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में इंटरेक्शन कौन से हैं, लंडन फोर्सेस, लंडन या डिस्पर्जन फोर्सेस, लंडन या डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस हैं जो कि वीकेस्ट इंटरेक्शन होते हैं। वाटर में क्या चल रही है, वाटर में चल रही है H बॉन्डिंग, वाटर में H बॉन्डिंग चल रही है जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, इसलिए फिर वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, पेट्रोल का ज्यादा हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ऐसे। तो पेट्रोल का हमको पता ही है, पेट्रोल अच्छा खासा वॉलेटाइल है, तुरंत उड़ जाता है, इसलिए पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा है, वाटर का कम है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट आना, ठीक है। अब आ रहा है सेकंड फैक्टर, नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। नेचर ऑफ सोल्यूट, सेकंड फैक्टर नेचर ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट में भी दो तरह की चीजें हो जाएंगी, सोल्यूट में भी अब दो तरह की चीजें हो जाएगी। क्या, ए, इफ सोल्यूट अगर कैसा है, सोल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। कैसा है अगर सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। अगर सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो कैसे होगा, ठीक है, देखते हैं। देखो, तो सॉल्यूट अगर नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, तो जो कैसे रहेगा, ये लो कंपेयर करें, ये ले लिया अपन ने प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, और ये ले लिया अपन ने वापस से एक बार और प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, यहां तो हम रख रहे हैं केवल क्या, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर मान लो, प्योर सॉल्वेंट अपन ने ले लिया क्या, वाटर, ठीक है। ये लेंगे अपन सॉल्यूशन। अब प्योर सॉल्वेंट है, टेम्परेचर दोनों का सेम रखा हुआ है, सब चीज सेम है, बाकी सब अदर फैक्टर्स सेम है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब सेम है। अब यहां तो केवल कौन है, यहां तो प्योर वाटर है, तो सरफेस पे केवल किसके मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल हैं, सारे मॉलिक्यूल किसके हैं, वाटर के ही हैं। तो उड़ने वाले मॉलिक्यूल सारे कैसे हैं, वॉलेटाइल मॉलिक्यूल, सब उड़ेंगे। आ रही बात समझ, ये तो सब उड़ेंगे, ठीक है। तो यहां तो वेपर बन गई है, जितनी बन गई है। यहां की अगर बात करें तो यहां वाटर के, अब क्या यहाँ पे सरफेस पे
अब देखो, ये तो अपना प्योर वाटर था, ये सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया अपन ने। कौन सा सॉल्यूट ऐड किया? नॉन वोलेटाइल। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे कि शुगर या सोल्ट अगर अपन इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो क्या सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे या उस सॉल्यूट के भी पार्टिकल आ जाएंगे, है ना? सॉल्यूट के भी पार्टिकल आएंगे। अब सॉल्यूट के भी पार्टिकल आ रहे हैं तो अब कुछ स्पेस क्या कर लिया है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है। कुछ स्पेस किसने कर लिया है? सॉलिड के पार्टिकल ने। तो ये जो मैंने डार्क करके दिखाए ये किसके पार्टिकल है? सॉलिड के पार्टिकल है। अब वो कैसे हैं? अब वो नॉन वोलेटाइल है। अब वो खुद तो उड़ेंगे नहीं, है क्या? वो खुद उड़ेंगे नहीं, और जो उनकी जो स्पेस थी, वोलेटाइल पार्टिकल्स की स्पेस थी, उनको उन्होंने क्या कर लिया है? रोक लिया है। ठीक है, तो अब यहां से उड़ने वाले पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? अब ये जो उड़ने वाले हैं वो कंपेरेटिवली यहां के कंपेरिजन में क्या है? कम हो जाएंगे। देखो यहां तो क्या थे? 100% मॉलिक्यूल किसके थे? वोलेटाइल लिक्विड के थे। सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल के थे, तो सबके सब उड़ेंगे। मान लीजिए कि वेपर बन गई है 100, एज्यूम कर लेते हैं कि 100 वेपर बन गई है। इक्विलिब्रियम तक कितनी वेपर आ गई है? 100 वेपर आ गई है। ठीक है, अब यहां क्योंकि सारे के सारे तो वाटर के मॉलिक्यूल है नहीं, सपोज कि अब कितने परसेंट रह गए? 80% यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल है मान लीजिए, और 20% किसके? सॉल्यूट के पार्टिकल है। 20% किसके? सॉल्यूट के। ठीक है, तो अब यहां जो वेपर बनेगी वो पूरी इसके इक्वल तो नहीं बनेगी। जब तक इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तब तक यहां इक्विलिब्रियम अटेंड होगा कितने पर? 80 वेपर पे अटेंड हो जाएगा। यहां इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड हो गया, यहां इक्विलिब्रियम देर में अटेंड हुआ है ना? क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या थी? फास्ट थी। रेट ऑफ इवेपोरेशन जब फास्ट होगी तो उसको धीरे धीरे उसको इक्विलिब्रियम तक आने में टाइम लग जाएगा, तब तक काफी सारी वेपर यहाँ पे बन जाएगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन शुरू से कम है तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड हो जाएगा, कम वेपर पे ही इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा। कम वेपर पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया, मान लीजिए कि 80 पे अटेंड हो गया है। अब अपन कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ 100 वेपर है, वहां 80 वेपर है, कहां ज्यादा प्रेशर एक्साइट होगा? 100 वाला प्रेशर ज्यादा होगा, 80 वाला कम होगा। यानी क्या समझ में आया कि सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल नेचर का है, अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर कंपेयर करें, ये प्योर सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूशन था, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा है। ये सॉल्वेंट था, ये प्योर सॉल्वेंट, ये अपन ने यहां सॉल्यूशन रखा था, और दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है। आ गई बात समझ में? ये तो तब हुआ जब आपने सॉल्यूट कैसा लिया था? नॉन वोलेटाइल। अगर अपन सॉल्यूट वोलेटाइल ले लेते तो क्या होता? अब देखते हैं, देखो वोलेटाइल अगर सॉल्यूट लेंगे तो क्या होगा? आओ केस बी, सेकंड केस कौन सा बन रहा है इसमें? बी। इफ तो बी केस देखना है अपन को, जब सॉल्यूट कैसा हो? वोलेटाइल हो। ठीक है, इफ सॉल्यूट इज वोलेटाइल, सॉल्यूट इज वोलेटाइल। अब अगर सॉल्यूट वोलेटाइल है तो इसमें भी दो केस होंगे। ठीक है, कि वो मोर वोलेटाइल है या लेस वोलेटाइल है। ठीक है, अब जैसे कि अपन यहां पे लेते हैं दो केस, कौन कौन से? मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल। ठीक है, सॉलिड अगर वोलेटाइल है तो मोर वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के कंपेरिजन में। सॉल्वेंट के कंपेरिजन में वो मोर वोलेटाइल है या लेस वोलेटाइल है ना? तो फर्स्ट अपन ले कौन सा? मोर वोलेटाइल वाला। आओ देखो, ये तो फिर से वही प्योर सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन। अब की बार सॉल्यूशन में क्या ऐड करना है आपको? सॉल्यूट जो कैसा है? सॉल्वेंट से ज्यादा वोलेटाइल। ठीक है, तो लो देखो, ये लिया आपने इसमें सॉल्यूट कैसा? मोर वोलेटाइल। अब मोर वोलेटाइल सॉल्यूट हमने लिया है। ठीक है, अब मोर वोलेटाइल सॉल्यूट तो यानी ये तो ज्यादा उड़ेगा, सॉल्वेंट से ज्यादा उड़ेगा। तो सॉल्वेंट तो अपने हिसाब से अपनी रेट से उड़ ही रहा है, वो तो अपनी रेट ऑफ इवेपोरेशन से उड़ ही रहा है, और सॉल्यूट जो है वो उससे ज्यादा फास्ट उड़ रहा है। तो कुल मिला के दोनों की रेट का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन आएगी वो इसके रेट ऑफ इवेपोरेशन से क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा उड़ेंगे तो वेपर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन होने तक वेपर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, है ना? ज्यादा वेपर का अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, सपोज की 120। आ रही बात समझ में? ये यूं होता है ना, कि जितना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन जितनी हाई होगी उसको इक्विलिब्रियम तक आने में उतना ही टाइम लग जाएगा।
अगर मान लीजिए कि अपन यूं कर रहे हैं कि रेट ऑफ कंडेंसेशन यहाँ ले लिया आपने, यहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन पहले यहाँ ले लो, रेट ऑफ इवेपोरेशन आपने यहाँ रखी है, रेट ऑफ कंडेंसेशन यहाँ रखी है। अब इन दोनों को इक्विलिब्रियम में आना है तो देखो कितना कम गैप, कितना कम है, गैप कम है, गैप कम है तो जल्दी अटेंड हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हाई है और ये कंडेंसेशन है तो ये यहां से यहां तक आने में अब टाइम ज्यादा लग जाएगा, और इतने टाइम में काफी सारी वेपर यहाँ पे बन चुकी होगी, तो ज्यादा वेपर बन चुकी होगी, तो 120 वेपर यहाँ पे बन चुकी है। इसके कंपेरिजन में यहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन शुरू से कम है, पहले से कम है, उसके कंपेरिजन में कम है, तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड हो गया, जल्दी अटेंड हो गया तो कम वेपर पे अटेंड हो गया, वहां ज्यादा वेपर पे अटेंड हुआ। इसलिए मोर वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इस केस में वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा आएगा। आगे बात समझ में, ये तो वही जब सॉल्यूट हमने लिया था कैसा, मोर वोलेटाइल। अब अगर सॉल्यूट हम ले लें लेस वोलेटाइल, कैसा ले लें, लेस वोलेटाइल अगर सॉल्यूट ले लें तो क्या होगा। अब मान लीजिए आपने ले लिया लेस वोलेटाइल, ठीक है, अब आपने लेस वोलेटाइल ले लिया। अब लेस वोलेटाइल है तो इसकी उड़ने की स्पीड जो है वो क्या है, कम है, उड़ने की रेट जो है वो कम आ रही है, कम आ रही, तो अब ये उतनी जल्दी उड़ नहीं पाएगा, यानी कि सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की, लेस वोलेटाइल सॉल्यूट की मिला के जो रेट बनेगी वो क्या होगी, इस वाली रेट से कम आएगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन से कम आएगी। तो अब ये इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेंड अगर हो गया तो वेपर थोड़ी सी बनेगी, कम वेपर बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, कम आएगा। तो इस केस में फिर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। ये बिल्कुल किसके सिमिलर हो गया, ये तो नॉन वोलेटाइल जैसा ही है, लेस वोलेटाइल का और नॉन वोलेटाइल का केस एक जैसे हो जाता है। लेस वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल दोनों में ही वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। मोर वोलेटाइल के केस में वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और ये बात समझ में, ये था फैक्टर किसका, नेचर ऑफ सॉल्यूट। दो फैक्टर डिस्कस कर लिए, नेचर ऑफ लिक्विड यानी कि खुद लिक्विड की नेचर, सेकंड नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की नेचर। सॉल्यूट की नेचर में देखा कि सॉल्यूट वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है। फर्स्ट अपन ने देखा नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल में वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मोर वोलेटाइल में दो केस बनेंगे, एक मोर वोलेटाइल का, एक लेस वोलेटाइल का। मोर वोलेटाइल में वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। लेस वोलेटाइल का केस बिल्कुल नॉन वोलेटाइल जैसा ही है। आगे समझ में। हमारा नेक्स्ट फैक्टर टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इफेक्ट तो बहुत ही सिंपल सा है ना, हमको पता भी है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, थर्ड फैक्टर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगी। वापस से मैं वही बात बोल रहा हूँ, रेट ऑफ इवेपोरेशन जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी इक्विलिब्रियम अटेन होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, इक्विलिब्रियम अटेन होने में, तो बहुत सारी वेपर इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर से क्या हो रहा है, टेम्परेचर किसको इंक्रीज कर रहा है, मैं आपको बताऊंगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन, डायरेक्टली किसकी, टेम्परेचर की। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, इक्विलिब्रियम अटेन होने में टाइम लगेगा, काफी वेपर इकट्ठी हो जाएगी, है ना। अगर आप यहाँ पे कंपेयर कर लें कि एक आप लो टेम्परेचर पे रख लो, है ना, मान लो कि सॉल्वेंट ले लिया आपने दो बार, एक बार सॉल्वेंट, ये भी सॉल्वेंट ही है ना, कोई सॉल्यूट कुछ नहीं मिला है इसमें, ये भी सॉल्वेंट ही है, ये भी प्योर सॉल्वेंट है, ये भी प्योर सॉल्वेंट है, दोनों प्योर सॉल्वेंट है। एक को रखा आपने लो टेम्परेचर पे, ठीक है, एक को आपने रखा है लो टेम्परेचर पे और एक को आपने रखा है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, ये लो टेम्परेचर पे है और ये हाई टेम्परेचर पे, तो फिर कहां वेपर ज्यादा बनेगी, यहां वेपर ज्यादा बनेगी। इक्विलिब्रियम अटेन होने तक यहां वेपर हो गई मान लीजिए 120, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर क्या रिलेशन बना, वेपर प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर, वेपर प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर की। आ रही बात समझ में। ठीक है, आगे इतना समझ में, तो आगे टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में, है ना। टेम्परेचर के साथ क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगी, वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही था। अब आओ फोर्थ
फोर्थ फैक्टर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, क्या, सरफेस एरिया। ठीक है, क्या वेपर प्रेशर सरफेस एरिया के साथ चेंज होगा? चेंज होगा क्या, है ना? देखते हैं, देखो फोर्थ फैक्टर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अपन दो सेम लिक्विड को, सेम लिक्विड इन सेम अमाउंट, ठीक है, वाटर ले लिया आपने, मान लो कि आपने ले लिया कितना, 100 ml वाटर, 100 ml आपने वाटर ले लिया है, किसमें? एक बार तो आपने टेस्ट ट्यूब में ले लिया, टेस्ट ट्यूब टाइप ट्यूब में ना, इस तरह से ट्यूब में ले लिया, और एक बार आपने एक बड़े कंटेनर में ले लिया वही 100 ml वाटर। तो मान लीजिए वो 100 ml वाटर इस तरह से आ गया, खड़ी बात सामने, है ना? वही 100 ml वाटर है, दोनों को सेम टेम्परेचर दिया जा रहा है, दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा जा रहा है। ये लो कंटेनर क्लोज भी कर लो, वेपर प्रेशर मेजर जब भी करेंगे तो कंटेनर तो क्लोज ही होगा, ठीक है, क्लोज कंटेनर। टेम्परेचर रखा गया कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे दोनों को रखा गया, ये भी और ये भी, दोनों ही वाटर है, सेम अमाउंट है, सेम टेम्परेचर है, बस डिफरेंस क्या रखा है अपन ने। यहां की बात करें तो सरफेस एरिया क्या रखा है, यहां का सरफेस एरिया कम रखा है अपन ने, यहां का सरफेस एरिया अपन ने कम रखा है, और यहां का सरफेस एरिया अपन ने बहुत ज्यादा रखा है। तो अब बताएं वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? तो एक बार देखने में ऐसा लगता है कि शायद वेपर प्रेशर यहां ज्यादा होगा, लगेगा ऐसे कि यहाँ बहुत वेपर बनेगी, क्योंकि काफी सारा सरफेस एरिया है, बहुत सारा सरफेस एरिया, तो बहुत सारी वेपर बनेगी, है ना? बहुत सारी वेपर बनेगी तो फिर बहुत सारा क्या होगा, वेपर प्रेशर भी हो जाएगा, है ना? खूब सारी वेपर बनेगी। यहाँ लगता है कि थोड़ा सा ही सरफेस एरिया है तो थोड़ी वेपर बनेगी, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, है ना? ऐसा एक बार देखने पे ऐसा लगेगा कि सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो सरफेस एरिया बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट रहता है सरफेस एरिया से, है ना? अब आप पूछेंगे कैसे भी, क्यों भी, कि सरफेस बढ़ने से तो वेपराइजेशन ज्यादा हो रहा है, तो फिर वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए था, फिर तो बढ़ना चाहिए था वेपर प्रेशर। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी केवल आप रेट ऑफ इवेपोरेशन को देख रहे हो। अगर आप सरफेस एरिया, मैं आपसे पूछता हूँ, है ना, कि सरफेस एरिया का रेट ऑफ इवेपोरेशन से क्या रिलेशन है? रेट ऑफ इवेपोरेशन या वेपराइजेशन भी हो सकता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन का सरफेस एरिया के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्टली का रिलेशन है। सही बात है, सही बात है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा वेपर बनेगी, ज्यादा वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो फिर तो वेपर प्रेशर के साथ सरफेस एरिया के साथ वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है ना? क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं, ओनली रेट ऑफ इवेपोरेशन भी देख रहे हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन के साथ साथ रेट ऑफ कंडेंसेशन भी चल रही है, ठीक है? अब देखो, अब क्या रेट ऑफ कंडेंसेशन, क्या ये सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज नहीं होगी? रेट ऑफ कंडेंसेशन ये भी क्या है, ये भी सरफेस एरिया के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है? तो अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा है सरफेस एरिया के साथ, तो रेट ऑफ क्या, कंडेंसेशन भी बढ़ रही है सरफेस एरिया के साथ। और हमको पता है कि वेपर प्रेशर हम कब देखते हैं, इक्विलिब्रियम पे देखते हैं। इक्विलिब्रियम पे अगर देख रहे हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी देखनी है, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी देखनी है, दोनों देखनी है। अब सरफेस एरिया के साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा है तो सेम प्रोपोर्शन में, उतने ही प्रोपोर्शन में रेट ऑफ क्या, कंडेंसेशन भी बढ़ती है। तो कुल मिला के इक्विलिब्रियम क्या रहता है, डिस्टर्ब ही नहीं होता है। रेट ऑफ दोनों ही रेट्स इक्वली इंक्रीज हो जाती है। जितना वेपराइजेशन हुआ, अगर वेपराइजेशन फास्ट हुआ है, वेपराइजेशन ज्यादा हुआ है, तो कंडेंसेशन भी ज्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ सरफेस एरिया बढ़ने से वेपराइजेशन ज्यादा हुआ है तो उतना ही ज्यादा आप देख सकते हो कि कंडेंसेशन के लिए भी सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। वेपर को कंडेंस होने के लिए भी काफी अच्छी सरफेस मिल गई है ना, काफी अच्छी सरफेस मिल गई है, बहुत बड़ी सरफेस मिल गई है। अब इतनी बड़ी सरफेस अगर मिल गई है तो सरफेस एरिया भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो कंडेंसेशन भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ अगर देखें तो कंडेंसेशन के लिए सरफेस भी क्या हो गई है, कम हो गई। कंडेंसेशन की सरफेस कम हो गई तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी कम है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी कम है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ी तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ गई है। तो कुल मिला के वेपर प्रेशर दोनों जगह क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। आ रही बात समझ में? क्या क्या कि वेपर प्रेशर तब मेजर किया जाता है जब दोनों की रेट्स क्या होती है, इक्वल। सरफेस एरिया के साथ इवेपोरेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगी इक्वल प्रोपोर्शन से।
इसलिए इक्विलिब्रियम क्या रहता है, मेंटेन रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। इसलिए वेपर प्रेशर सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट रहता है। अगर आप यहाँ के वेपर प्रेशर की बात करें तो दोनों का ही वेपर प्रेशर 23.8 mm ऑफ Hg आ रहा है, दोनों ही का वेपर प्रेशर सेम आ रहा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा 25 मतलब कितना आपने टेस्ट ट्यूब में रखा है, क्लोज थोड़े कॉम्पैक्ट कंटेनर में रखा है कि फैला के रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अमाउंट पे भी डिपेंड नहीं करता है। कैसे, वॉल्यूम से भी डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आपने यहाँ 100 ml लिया, आप इसको अगर ज्यादा भी कर लेते, आप इसको अगर 200 ml कर लेते, डबल भी कर लेते आप इसको, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल कर लेने से, ये वॉल्यूम बढ़ा लेने से, लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ा लेने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज नहीं होती है। रेट ऑफ इवेपोरेशन या रेट ऑफ कंडेंसेशन का वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप वॉल्यूम भी डबल कर लेंगे, डबल कर लो, ज्यादा कर लो, कुछ भी कर लो, तो उससे भी वेपर प्रेशर पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यानी सरफेस एरिया के साथ वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, नो इफेक्ट, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम से भी अफेक्ट नहीं होता, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दोनों से ही क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। आगे समझ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहता ही है कि सरफेस एरिया बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ऐसा लग ही रहा है देखने में, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं। आगे समझ में, तो ये थे सारे फैक्टर, नेचर, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। साथ में वॉल्यूम को भी अपन ने इसी में कवर कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी साथ में वेपर प्रेशर और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स ये अपन ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, आगे बात समझ में।